नमस्कार। बात खुराफात में मैं कपिल देव आर्य आप सगड़ारो गणमान स्वागत करूँ हूँ। और साक्षात्कार री कड़ी में आज अपने सागे हैं बबीता जी महिला। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आप बात खुराफात में। मेरा नाम बबीता चौधरी है और मैं एक अब मेरा एनजीओ चलाऊँ हूँ जैको नाम वारिसपुरा संकल्प सेवा संस्थान है, जो राजस्थान को या मैं कहूँ झुन्ना जिले को एक ग्रामीण क्षेत्र को एनजीओ है। इन डेवलप करने को एक कारण यो हो कि भाई जो भी ज्वलंत मुद्दा है या जो भी समाज के प्रति जागरूकता फैलानी है या कुछ सुधार का कार्यक्रम है, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना है, एक तरह का काम मैं के थ्रू शुरू कराया। लगभग में 20,000 मास्क कोरोना काल में बांटा। लुगायन रोजगार दियो। हमारे गांव में मार्कन 26 लुगायन से मास्क सिला और काफ़ी में लोगन दिया हर डिपार्टमेंट्स में और सब जगह में मास्क बांटा। और बैंकाबाद में मैं झुग्गी बस्ती बन भी हमारे एनजीओ का थ्रू खानों पहुँचायो और गौशाला में खूब तूड़ो और चारों को बंदोबस्त में करके दियो हमारे एनजीओ के माध्यम। ये तो हमारा कोरोना काल का काम रिया ही। और अब एक हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्कूल हम स्पोर्ट्स डेवलप करने को चल रहे हो कि भाई जो सरकारी स्कूल है वहाँ का जो टाबरी बन में स्पोर्ट्स डेवलप करके ध्यान जाऊँ। मैं फरवरी में एक हनुमानपुरा गांव में एक स्पोर्ट्स डेवलप करो एक सरकारी स्कूल में, लेकिन भी के बाद में फिर वो लॉकडाउन होगा जना वो फंबा हमारी गतिविधि एक बार रुक रही है। जब भी स्कूल शुरू होगा तो मैं यो काम मारो शुरू कर देंगे। और जो जय स्कूल खुली मैं हमारा वो स्पोर्ट्स को प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है सैनिक सम्मान समारोह। अच्छा। तो मैं जो भी जहाँ की भी पीढ़ी दो फौज में ही जीवित है ना, और क्या करे हैं जो शहीद ही बन जाके 3 पीढ़ी फौज में बन सन भी सम्मानित करने को मारो एक प्रोजेक्ट हमारे एनजीओ के थ्रू मैं अभी चलावांगा। मेनली तो मारो एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने को ही काम है इनके थ्रू। अच्छा, ये मतलब आपको भावी प्रोजेक्ट है? एम्प्लॉयमेंट तो हमने डेवलप कर रखा है, लेकिन अभी क्या है कि महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी शुरू हो नहीं पा रहे हैं, तो हम महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जब भी जैसे भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग कराकर फिर हम उनको लघु कुटीर उद्योग की तरफ लेके जाएंगे महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए रोज़गार डेवलप करना हमारा मेन वो है। और इस तरह से स्कूलों में स्पोर्ट्स डेवलप करना, सैनिक सम्मान समारोह करना और भी इसी तरह जो गतिविधियां वो हम निरंतर करते रहेंगे 1 बाय 1। इस तरह का हमारा काम रहता है एनजीओ के माध्यम से। अच्छा, मतलब ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम भी करते होंगे आप? एजुकेशन से जुड़ा अभी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो राजस्थान झुंझुनू जो ज़िला है उसको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पूर्ण साक्षर बनाने का मेरा एक अभी ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन वो कोरोना की वजह से हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बाकी मैंने कई जगह बात की है, लेकिन बात यही आ जाती है कि अभी कोरोना की वजह से हम लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये अभी कार्यक्रम हमारा शुरू नहीं हो पा रहा है। बाकी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि झुंझुनू ज़िले को पूर्ण साक्षर हम बना देंगे, क्योंकि हमारे देश में जो साक्षरता है उसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको हिंदी की किताब पढ़ने आए वो साक्षर है, और हिंदी की किताब पढ़ाने के लिए कोई बार खड़ी और कख खड़े सिखाने को मैं जो काम है वो करके ये काम कर लेंगे। एक बार कोरोना अगर ख़त्म हो जाए तो ये एक मारो प्रोजेक्ट इन फ्यूचर में रखांगा। लेकिन अभी कोरोना की वजह से मैं एज हमारा प्रोजेक्ट है सब रुक रहे हैं अब से। अच्छा, तो मैडम ये जो आपको एनजीओ है मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपने? ये मेरे को मेरे पिता से प्रेरणा मिली। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं अपना कुछ काम करना चाहती हूँ, तो मेरे पिता ने कहा फिर तुम अपना एक एनजीओ डेवलप करो जिसमें तुम हर किस्म के काम कर सकती हो। तो मेरे जो प्रेरणा के स्रोत हैं या जो सहयोगी हैं वो मेरे पिता, मेरे भाई रवि, मेरी भाभी सुमन, ये मेरे तीनों प्रेरणा के स्रोत हैं। हम मिल के ही काम करते हैं सारा, और सारा फैमिली डिस्कशन से ही सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे सैनिक सम्मान समारोह वाला जो आइडिया था वो मेरे पिता का था। अच्छा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना और इनको डेवलप करना ये आइडिया मेरी भाभी सुमन का था। अच्छा। और स्पोर्ट्स वाला जो था मेरे ब्रदर का था। तो इस तरह से हमारा पूरा परिवार ही है, पूरा परिवार में डिस्कशन होता है और फिर रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर इस तरह के काम हम लोग करते हैं। अच्छा। तो मतलब ये आपके पिताजी किसी सरकारी सर्विस में रहेंगे? हाँ, पहले मेरे फादर आर्मी में थे और अभी टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर हैं दिल्ली में। अच्छा। और बाकी आपका भाई भाभी? हाँ, भाई मेरा एजीएम है IDBI बैंक में। अच्छा। अहमदाबाद पोस्टेड है, और भाभी मेरी हाउस मेकर है। क्या बात है। एजुकेशन है वही आपके वैचारिक स्किल को बढ़ाती है, लेकिन ये हर बार ज़रूरी भी नहीं होता।
विचार बनाने के लिए आपने वैचारिक होना पड़ा है और विचार ने फॉलो करना पड़ा है, विचार पढ़ना पड़ा है। कोर्स के अलावा भी साहित्य और बुद्धिजीवी वर्ग है बस वहाँ के संगत में बैठना पड़ा है, वहाँ से बतलावन करनी पड़े और जने जा की विचारधारा है भी तासीर बने वह मजबूत होवे। और आज बात खुराफात और सौभाग्य है कि महिला शक्ति से अपनी मुलाकात हो रही है। इससे पहले तो 8-9 इंटरव्यू है वह पुरुष वर्ग ही आया है और आज वो अच्छा मौका है कि बबीता जी से बतलावन अपनी होने जा रही है। तो आपकी एजुकेशन क्या है मैडम? मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ, जो अलग अलग मैंने राज्य में पढ़ाई करी है। अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश, हिसार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ से तो मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं ग्रेजुएट पीजी हूँ। वाह वाह वाह। दिल्ली, अच्छा DU से? हाँ जी, अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट पीजी हूँ मैं। अच्छा, मतलब जिस तरह JNU का माहौल कहा जाता है कि वहाँ पे वामपंथी पनपते हैं, तो DU का क्या मैडम है? DU में मेरे को तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। वहाँ पर आपको अच्छी एजुकेशन है आप वहाँ पर, और इस तरह की कोई बात मुझे वहाँ देखने को नहीं मिली। अच्छा। मैं वहाँ से 2007 में पास आउट हुई थी, तो तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपके लेक्चरर्स थे, आपको अच्छे पढ़ाते थे। इवन आज भी मेरे लेक्चरर्स से मेरी फ़ोन पर बात होती है, जिनमें एक मेरे खास लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के थे, राजेश रस्तोगी, जिनसे आज भी मैं ऐसे मुद्दों पर बात करती हूँ और उनसे विचार विमर्श करती हूँ और NGO के विषय में बताती हूँ, और वो मेरा काफ़ी सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज भी मेरे साथ हैं वो लोग। अच्छा। NGO के अलावा आप कुछ प्रोफेशन करती हैं मैम आप? हाँ, मैं वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष हूँ झुंझुनू ज़िले में। एक ये है मेरा, बाकी और बहुत सारी समितियाँ और कमेटियाँ हैं जिनमें मैं मेंबर्स हूँ। इसके अलावा महिला अत्याचार समितियाँ जो बनी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनमें भी मैं सदस्य हूँ। अच्छा। इन सब गतिविधियों के अलावा कुछ और शौक, कुछ हॉबीज़? हाँ, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। मैं साइकिल चलाती हूँ। मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और कुछ वुमेन ओरिएंटेड हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्में हैं, वो मैं अपनी बेटी के साथ देखती हूँ। अच्छा। मैडम, आजकल देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, उससे तो मैं बेहद खफा हूँ, नाराज़ हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए देश में। अभी देश में कोरोना इतना फैला हुआ है, देश की जो इकोनॉमी है वो एकदम डाउन आ गई है। पता नहीं ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता इसका। ये फालतू के ये दिखाता रहता है, ये नहीं कि वो जो बेरोज़गारी है, जो बेचारे युवा हैं उनकी हालत है, राज्यों की, ज़िलों की, गाँवों की जो हालत है उस पे के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। भाई मुझे समझ नहीं आता है कि नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं न्यूज़ चैनल वाले। अरे भाई, आप सकारात्मक चीज़ें दिखाओ कि कृषि, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को बढ़ाएं, किस तरह से जो उपजाऊ भूमि है उसको और डेवलप करें, किस तरह से बैंकों से लोन मिलता है, किस तरह से हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह से पोल्ट्री को हम कर सकते हैं, किस तरह से हम लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस बारे में विषय में बात करनी चाहिए सब लोगों को, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना चाहिए। भाई हम ऐसी कोई चीज़ें तो यूज़ करते ही नहीं हैं जो हम खुद नहीं बना सकते। मुझे तो जैसे आप घर में रोज़ हैं, मसाले हैं, आपके सब्जियां हैं, गेहूं चावल हैं, ये सब आपके खेतों में उगता है। आप क्यों नहीं इनको और भी जो भी बना कर जो हम खुद को जो चाहिए वो चीज़ों का हम खुद उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसा कर सकती हैं महिलाएं। तो ये इस तरफ कोई क्यों नहीं ध्यान देता? इस बात से तो मैं खुद हैरान हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ये चाहिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। एक गांव है जिसमें जो भी चीज़ें यूज होती हैं उसका उत्पादन उस गांव से ही होना चाहिए। पिछले दिना किसानों पर लाठी चार्ज होयो और पुलिस के साथ साथ सरकार का पायड़ा गुंडा वो भी किसानों पर लाठी चार्ज कर रहा। तो आप कहीं उम्मीद कर सकें कि भैया सरकार है आ किसानों ने उगसण देगी, मतलब दोगली नीति सामने आ रही सरकार की भी। खैर, आ एक अलग समस्या है। सरकार पर कोई भी तरीके को मतलब एलिगेशन लगानो या सवाल उठानो ये टाइम निषेध है। तो मैडम, आप जो फिलहाल जो चल रहे है कि सरकार से आप सवाल नहीं कर सरकार से सवाल नहीं कर सको, तो इन आपने क्या लगे कि यह तानाशाही है क्या या लोकतंत्र है?
देखो जी, मैं तो लोकतंत्र में विश्वास रखूं और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा जना देश में लोकतंत्र कहें चालगो। और यो जनता को हक है कि वो जो सत्तारूढ़ है वो सवाल करे, आपकी हक की बात करे। और सत्तारूढ़ की यह जिम्मेदारी है कि भी का सवालों का जवाब दे। और जटे तक बात किसाना की है, तो जो हरियाणा में किसाना कर भाइयों के साथ यो बिकले मन बेहद दुख है। और मैं तो हैरान हूँ हमारे किसाना पर कि किसाना में इतनी ताकत है, वह क्या बैठे हैं, वह आपकी ताकत के कौन दिखा सके। सही बात है। और वह अगर वह बावड़ेंगा जना के छोड़ेंगा हम कोई पूछ ले बने बता। तो मैं तो मेरे किसान भाइयों को ये आह्वान करूँ हूँ कि थे नाका नाका मत बंटारो, थे एक साथ एकजुट हो और एक मजबूत संगठन तैयार करो, फिर कत्ते की लाठी चलावा देख लिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मैसेज है। और अब राजस्थानी की मान्यता लेके एक छोटा सा सवाल है कि राजस्थानी भाषा के बारे में तभी जानो कि राजस्थानी को कतो कई की तासीर है, कई को मिठास है, कई को साहित्य है, तो इन मतलब मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आपका विचार जानना चाहूँ मैं। भाई देखो, राजस्थानी भाषा में मैंने मीरा जी के पद अपनी स्कूल की जो किताबें थी उनमें पढ़े थे, मीरा जी के भजन। अच्छा। तो उससे मैं थोड़ा सा परिचित हूँ कि मीरा जी ने जो अपने भजन थे वो राजस्थानी भाषा में लिखे। तो राजस्थानी भाषा की अपनी एक मिठास है, एक अपना सुरीलापन है, एक अपनी बनावट है और एक अपना लहजा है। तो इस भाषा से भी हमें भारत के दूसरे लोगों को और विश्व के लोगों को जागरूक करना चाहिए। और भाषा के जो राजस्थानी भाषा है उसको भी अपना हक है वो मिलना चाहिए। और इसके लिए जो साहित्यकार हैं या जो राजस्थानी साहित्य से जुड़े लोग हैं उनको प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका हमारे से बात करने खातिर। मैं कई बार हिंदी में आ जाऊँ, कई बार राजस्थानी में आ जाऊँ, और जो हुक्म है तो इसलिए माफ़ कर जो। बाकी आपने बातचीत किसी की लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय दियो। धन्यवाद।
तुझे खाना बनाना नहीं आया? शादी से पहले क्यों नहीं बोला? सरप्राइज।